क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अंकल चॉकलेट है ना? अंकल आपने कहाँ पर लेके आए हो? हमारे हिंदुस्तान का यह काला सच है कि रोजाना तकरीबन 200 बच्चों के गुमशुदगी की रिपोर्ट हमारे पुलिस थानों में दर्ज कराई जाती है और यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। 2012 और 2015 के बीच यह दर 80% पहुंच गई है और आज 2017 में भी यह वैसे ही बरकरार है। पुलिस का कहना है कि इन बच्चों को टॉफी और चॉकलेट का लालच देकर अगवा किया जाता है। इनमें से कुछ बच्चों से ट्रैफिकिंग करवाई जाती है, कुछ बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है और कुछ बच्चों को अंग प्रत्यार्पण के बिजनेस में भेज दिया जाता है। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आइए आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा, जहां एक ऐसी दर्दनाक वारदात घटित हुई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर क्या कर रहे थे ये अपराधी बच्चों के साथ? मैं ये कह रही थी कि हम अपना यहाँ का मकान बेच के क्यों ना गुड़गांव में शिफ्ट हो जाए। वहाँ भी तो हमारा पुश्तैनी मकान है ना। नहीं, यहाँ का घर नहीं बेच सकते। यहाँ दिल्ली और यूपी के सरकारी टेंडर निकलते रहते हैं और फिर मैं वहाँ कहाँ से ऑफिस से काम के लिए इधर से उधर घूमता रहूँगा। ठीक, आप यहीं बैठे रहिए और वहाँ आपका बड़ा भाई सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगा, तब जाके आपको होश आएगा। ठीक है, तुम किरण को लेके वहाँ चली जाओ, मैं महीने भर में आता जाता रहूँगा। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। पापा, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो हम चिल करेंगे। बस तुम फ्रेंड के साथ चिल ही करती रहो, पैसे देने के लिए हम बैठे हैं ना। पापा, आप क्यों हमेशा मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं? कम से कम आप लोगों से कुछ छिपाती तो नहीं? ठीक है, तो मैं इस हफ्ते किरण को लेकर गुड़गांव चली जाती हूँ और आप आते रहिएगा, आपका मन करे तो। और मैं यहाँ एक नौकर छोड़ के जाती हूँ जो आपके लिए खाना और घर की सफाई वगैरह करता रहेगा। ठीक है। राहुल, चलो ना खेलने चलते हैं। नहीं, मेरी माँ काम से आती होगी, मैं उनके लिए चाय बना रहा हूँ। तू जा, मैं उनके आने तक यही रुकूंगा। मम्मी आ गई। जा, अब तू बाहर जाके खेल ले। और हाँ पिंकी, ज्यादा दूर नहीं जाना। हाँ,
हाँ तुम लोग पहुंच गए ना आराम से? हाँ हाँ, हम आराम से पहुंच गए। अच्छा सुनो, वो काम वाला लड़का आया है क्या? हाँ वो आ गया है। चलो अभी मैं रखता हूँ, कल बात करता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। साहब वो खाना लगा दिया है। अच्छा खाना बनाते हो, मजा आ गया। हेलो, रख लो इसे। अरे रख लो, इसे अपना इनाम समझो, और ऐसे ही मेरी सेवा करते रहोगे, ऐसे ही तुम्हें इनाम मिलते रहेगा। ऐसे क्या देख रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या? जाओ जाके अपने मालिक से कहो पायल आई है। मालिक? हाँ मालिक मंजीत जी। आने दो। खाना? नहीं, मैं खा के आई हूँ। चले। Cheers. ये दिलीप, हाँ बोल। देख आज क्या हाथ लगा है। अरे यार बड़ा लंबा हाथ मारा है, किसका है? अरे किसका है क्या फर्क पड़ता है यार, अंदर माल देख। अरे पैसे से बड़ा बड़ा बैग है यार तेरा, बता ना किसका है। अरे एक लड़की का बैग था, छीन लिया। मेरी किस्मत खराब है। क्यों? दिन भर हाथ पैर मारता हूँ, कुछ नहीं मिलता। सोचता हूँ यार कुछ नया काम करूँ, ये चिंदी चोरी छोड़ दूँ यार, कुछ ऐसा काम शुरू करूँ ये एक बार में ही लाखों के व्यारे नारे हो जाए। सुनती हो? अरे खाना वाना कुछ बना है? अरे भूख लगा है। अरे सुनती हो? दिन भर घर से बाहर रहते हो, पता नहीं क्या करते हो, और घर पे आते ही खाना मांगना शुरू कर देते हो। कभी सोचा है घर पर खाना कहां से आता है? घर में दाल चावल शक्कर आटा कहां से आता है? अरे दिन भर बाहर मेहनत करती हूँ, लोगों के घरों में काम करती हूँ, और जो थोड़ा बहुत कमा कर लाती हूँ उसे तुम शराब में उड़ा देते हो। पिंकी की जिम्मेदारी, इस घर का खर्चा, सब कुछ मेरे ऊपर है। तुम कभी कुछ करोगे या नहीं? अरे क्या जरूरत है पढ़ाई में पैसा बर्बाद करने की? अरे अपने साथ काम पे ले जाओ, कुछ काम सीखेगी। समझ में आया? काम पे ले जाओ, कुछ पैसे कमा के लेके आएगी। नहीं पापा, मुझे पढ़ना है, मुझे काम नहीं करना अम्मी के साथ।
हरामखोर, 2 अक्षर क्या पढ़ ली, बाप से जबान लड़ा रही है। बस बाकी रह गया तो खबरदार जो मेरी बच्ची पर हाथ उठाया। पापा घर पे हैं? नहीं, साहब कुछ काम से बाहर गए, रात तक लौट आएंगे। ठीक है, फिर आज रात मैं यहीं रुकूंगी। मेरा खाना बना देना। जी। ठीक है। साहब आपकी लड़की आई है। हेलो पापा। तुम कब आई? आने से पहले बता दिया होता। वो मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी और इतने दिन हो गए थे तो मम्मी ने कहा कि आपसे मिलाऊं। मुझे पता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें किस लिए भेजा इधर। ठीक है, अब मिल तो लियो ना, रुकने की कोई जरूरत नहीं, कल चली जाना। अब तुम जा सकती हो। जहां नोएडा के सेक्टर 12 में स्थित एक छोटी सी बस्ती में पिंकी का बाप दिलीप छोटी मोटी चोरियों को छोड़कर एक बड़े काम को अंजाम देने वाला था, वहीं मंजीत का नौकर मोहन कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। वो मंजीत के घर में आने जाने वाली किसी भी लड़की को हवस भरी निगाहों से देखता था और यहां तक कि अब उसकी हवस उसके शरीर से होकर उसके दिमाग में घुस गई थी। मंजीत के रिश्ते उसके घर वालों से अच्छे नहीं थे, तो आखिर सेक्टर 12 में ऐसा क्या हुआ जिससे दिल दहल गया? आइए देखते हैं। पिंकी, तू इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ। पिंकी, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं तेरी चुप्पी को आसानी से सुन सकता हूँ। कहीं तेरे पापा ने कल रात को तुझे फिर से तो नहीं मारा? तो क्यों उनके बीच में बोलती है? तू चुपचाप अपनी पढ़ाई कर। मम्मी दूसरों के घर पे काम करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे ये अच्छे से पता है अगर मैं पढ़ लूँगी तो बड़ी होकर खूब सारे पैसे कमाऊँगी और वो पैसे मैं मम्मी के हाथ में रख दूँगी। मम्मी पापा के झगड़े भी बंद हो जाएंगे, फिर मम्मी पापा दोनों खुश। लेकिन पापा नहीं चाहते कि मैं पढूं। अरे पिंकी, तू अपने पापा की बात
एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे। चल अब हंस दे। राहुल, पिंकी, चलो ना खेलते हैं। चल। राहुल, तूने बॉल अंदर क्यों मारा? अब तू लेके आ। अरे राहुल क्यों जाएगा बॉल लाने? मैं जाती हूँ। राहुल तुम यहीं रुको, मैं बॉल लेके आती हूँ। सब शाम को बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, अभी तक घर नहीं आई। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। बड़ी मेहरबानी होगी साहब, उसको ढूंढ दीजिए ना। ठीक है, आप कंप्लेंट लिखवा दीजिए और सुबह तक इंतजार कीजिए। अगर बच्ची नहीं आती है हम तहकीकात करते हैं। जाइए। हम रिपोर्ट लिखा देते। हवलदार, लो। ये क्या साहब, चढ़ावा दे रहे हो क्या? इतने में कुछ नहीं होना, पैसों का वजन बढ़ाओ। अपनी औकात मत भूलो। पैसे कम हो तो क्यों आती हो? तुम्हारे ऐसी हजारों घूमती है। अगली बार से मत आना। साहब शुक्र मनाओ कि मेरी जैसी हजारों नहीं है आपकी जिंदगी में। खैर कोई बात नहीं, अगली बार इंतजाम करके रखना, मैं जल्द ही आऊंगी। व्हाट?
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। आप ही को तो दिक्कत थी ना मेरी बेटी से, अब शांति मिल गई होगी ना आपको। कैसी बात कर रही हो? मैं मारता पिटता था, इसका मतलब ये नहीं कि वो खो गई और मुझे दुख नहीं है। अरे वो हमारी बेटी है। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। हे भगवान। मम्मी दूसरों के घर पे काम करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं पढ़ लूँगी तो बड़ी होकर खूब सारे पैसे कमाऊँगी और वो पैसे मैं मम्मी के हाथ में रख दूँगी। उस पिंकी की कुछ पता चला? सर कुछ पता तो नहीं चल पाया है, और वैसे भी किसी ने पैसों के लिए ये किडनैपिंग की हो ऐसा लगता नहीं सर। उस लड़की के माँ बाप दोनों ही बहुत गरीब हैं। मुझे तो लगता है सर वो खुद ही परेशान होकर कहीं भाग गई। वैसे भी दिलीप अपनी बच्ची को बहुत मारता पीटता था सर। व्हाट? साहब, मैं जब सुबह यहाँ पे आया कूड़ा उठाने के लिए तो मैंने देखा इस बोरी में से हाथ बाहर निकला था। बस फिर मैंने आपको कॉल किया। किसी को देखा था? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। यस सर। सर लगता है लाश को काटकर कुछ हिस्से यहाँ फेंक दिया है। ऐसा लगता है बड़ी बेरहमी से इसे मारा गया। शरीर के दूसरे हिस्से को कहीं और फेंका होगा। यस सर। ठीक है, इसको पोस्टमार्टम में भिजवा दो। यस सर। हम दूसरे हिस्से को ढूंढते हैं। यस सर। चलिए। हाँ मैम, सब आइए ना, साहब अंदर है। आशा, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। वो जो बॉडी मिली थी वो एक 9-10 साल की बच्ची की बॉडी है सर। पिंकी उसका नाम था। लेकिन सर एक खास बात पता चली है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से,
उसके शरीर के कुछ हिस्से जैसे कि लीवर और मांस के कुछ टुकड़े गायब हैं सर। क्या? शरीर के हिस्से गायब थे? मुझे तो ऐसा लगता है किसी ने अंगों को निकालकर बॉडी फेंक दिया है। सर, हो ना हो, मुझे ये मानव अंगों के तस्करी का मामला लगता है। आप कहें तो बच्ची के माँ बाप को बुलाकर इसकी शिनाख्त करवा लें। ठीक है। दिलीप, हाँ बोल। तेरी बेटी मिली क्या? नहीं यार, एक काम कर, तू और जाके दारू लेके आ जा। क्या है, मैं अपनी बीवी को झूठ बोल के आया हूँ, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए रे? अरे यार, जितना बोला हूँ उतना करना मैं। क्या दारू लेके आ। ठीक है। साहब, क्या हुआ? हमें क्यों बुलाया गया? साहब, मेरी बच्ची मिल गई मेरी बच्ची साहब। इस कपड़े को पहचानते हैं? हाँ साहब, ये तो मेरी पिंकी की फ्रॉक है साहब। लेकिन इसमें ये खून क्यों साहब? क्या हुआ मेरी पिंकी को? क्या हुआ साहब? बोलिए ना। ये सब क्या है? मेरी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी की लाश मिली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता ना। धीरज रखो। मेरी बच्ची। बस्ती के बाहर हमें लाश मिली थी। बॉडी की कंडीशन बहुत ही खराब थी। किसने मारा हमारी बेटी को? हम तफ्तीश कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको इत्तला करेंगे। पिंकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को लगा कि पिंकी की हत्या भी मानव अंगों की तस्करी के लिए की गई है, क्योंकि मानव अंगों की तस्करी के मामले पुलिस के सामने कई आ चुके थे जिसमें बच्चों को अगवा कर लिया गया था। तो पुलिस उसी दिशा में तफ्तीश कर रही थी। लेकिन क्या पुलिस सही दिशा में तफ्तीश कर रही थी? कौन थे ये कातिल जिसने मासूम पिंकी की ऐसी वहशियाना तरीके से हत्या की थी? इस केस की गुत्थियां सुलझ रही हैं। अब इस बस्ती से एक भी बच्चा गायब नहीं होने देंगे। तक ऐसे ही उदास बैठा रहेगा? कुछ खा ले। अच्छा ठीक है, मैंने खाना बना के रखा है, खा लेना, ठीक है? मैं ऑफिस जा रही हूँ। क्या? लाश मिली है? चलिए।
इस लड़की का पता लगाओ और इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, 1 हफ्ते के अंदर ये दूसरी लाश है, वो भी दोनों लड़की की। ये कौन कर सकता है सर? मुझे लगता है ये दोनों केसेस अलग अलग हो सकते हैं। पहली वो पिंकी, उसके शरीर के कुछ हिस्से गायब थे, और ये लाश बिल्कुल जवान लड़की की है। दोनों का खूनी एक नहीं हो सकता सर। यू आर राइट। सबसे पहले उस बस्ती से पिंकी गायब होती है और उसके तुरंत बाद उसी बस्ती से एक बच्चे की किडनैपिंग की जाती है। दूसरी तरफ पुलिस को पायल की लाश बरामद होती है। पायल, जिसका मंजीत से सीधा सीधा संबंध था। जाओ जाके अपने मालिक से कहो पायल आई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पायल का कत्ल मंजीत ने किया था? सवाल ये उठता है कि क्या उस बच्चे का भी हश्र वही हुआ जो पिंकी का हुआ था? सवाल ये भी उठता है कि क्या पुलिस पायल की पहचान कर पाई? और इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस मासूम बच्चों की किडनैपिंग को रोक पाएगी? आइए देखते हैं। साहब, हमारा बच्चा खो गया साहब। ये उसकी तस्वीर है साहब। सर, कोई तो है जो इन बच्चों का शिकार कर रहा है। पहले वो पिंकी और अब ये सोनू। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, पर बहुत जल्द उसके बारे में सब पता चल जाएगा। मैंने उस लड़की की तस्वीर को आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों में भिजवा दिया सर। पर एक बात और है सर, इन बच्चों के गायब होने में और उस लड़की के लाश मिलने के बीच कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे दोनों घटनाओं को अलग अलग अपराधियों ने अंजाम दिया है। यू राइट। मोहन। जी साहब। मैं कुछ दिनों के लिए गुड़गांव जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना। सर, उस लड़की की पहचान हो गई है सर। उसका नाम पायल है। उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट सेक्टर 62 के पुलिस स्टेशन में लिखवाई है सर। और कुछ पता चला उसके बारे में? सर, पेशे से वो एक कॉल गर्ल है सर। एक खास बात पता चली है सर, जो जान के आपको हैरानी होगी। उसके शरीर के भी कुछ अंग गायब हैं सर, जैसे कि दिल, गुर्दा, और उसकी हत्या भी किसी धारदार हथियार से की गई है। इतना ही नहीं सर, उसकी हत्या के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया सर। उसके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड हम लोग निकाल रहे हैं, बहुत जल्दी आपके सामने होंगे सर। अरे माँ, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अरे नहीं बाबा, ज़रा सा शरीर गर्म है, ठीक हो जाएगा। जाके खाना खा ले। नहीं माँ, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूँ।
नहीं बाबा, इतनी रात को कहाँ जाओगे? अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और दुकान 2 घर छोड़ के ही है। रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूँ। अरे नहीं, अरे राहुल नहीं रुको। माँ, मैं अभी आता हूँ। लड़का ना बहुत जिद्दी है। सर बैठिए। सर, पायल के कॉल का डिटेल आ गया है। इसमें उन लोगों के डिटेल्स हैं जिन्होंने इनको फ़ोन किए थे। पर सर, आखिरी कॉल किसी मंजीत सिंह का है जो सेक्टर 12 में रहता है। सर, सेक्टर 12 वही जहां से पिंकी और सोनू गायब हुए थे। पर सर, ये पायल का फ़ोन अभी भी यूज़ हो रहा है और उसे यूज़ कर रहा है कोई दिलीप यूज़ कर रहा है। सर, दिलीप? ये वही दिलीप है जिसकी लड़की पिंकी की लाश हमें मिली थी? यस सर, ये वही दिलीप है। अच्छा सर, अगर आप ऑर्डर दें तो इस दिलीप और मंजीत सिंह को दोनों को उठा कर लाता हूँ। सर, मुझे अब लग रहा है कि इस केस की गुत्थियाँ सुलझ रही हैं। अब इस बस्ती से एक भी बच्चा गायब नहीं होने देंगे। सर, मेरा बच्चा गायब हो गया है सर। पिंकी के गायब होने के बाद सेक्टर 12 से एक और राहुल नाम का बच्चा गायब हो चुका था और राहुल के गायब होने के बाद ये बात साफ थी कि शिकारी बेखौफ होकर अपना शिकार कर रहा है। पिंकी के शरीर के कई अंग गायब थे और सोनू और राहुल का कुछ भी पता नहीं चला था। पुलिस कश्मकश में थी कि आखिर ये सब कर रहा है तो कौन कर रहा है। एक बात जो गौर करने वाली थी कि पायल का मोबाइल दिलीप के पास मिला और उस मोबाइल पे मंजीत का कॉल भी आया। मंजीत को तो पायल जानती थी, लेकिन दिलीप से पायल का क्या रिश्ता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ जो भी हो रहा था ये सब ये लोग मिलके कर रहे थे? आइए खोलते हैं, पढ़ते हैं। तुम कौन हो? साहब, मैं इस घर का नौकर हूँ और ये बंगला मंजीत साहब का है। उनको बुलाओ। लेकिन साहब, वो तो अपने गुड़गांव वाले घर गए। उन्होंने कहा था कि वो कुछ दिनों में लौट आएंगे। इस लड़की को पहचानते हो? ठीक से देखो। ऐसे क्या देख रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या? जाओ जाके अपने मालिक से कहो पायल आई है। नहीं साहब, कौन है लड़की? ठीक है, अच्छा तुम्हारे साहब का नंबर दो। 9915 30
मंजीत, मैं सेक्टर 12 के पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विजय कुमार बोल रहा हूँ। तुम जितना जल्दी पुलिस स्टेशन हो सकता आ जाओ। जितना जल्दी आओगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है सर, मैं आ जाता हूँ। पायल का मोबाइल का शर्ट तेरे पास कहाँ से आया? साहब मेरा भरोसा करिए, ये मोबाइल मेरे दोस्त राजन का है साहब। छोड़ बोल रहा है साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, वो चोरी करता है साहब। दिलीप, बोलना भाई। आज कोई बड़ा माल हाथ नहीं लगा रहे, बस खाली एक बेकार सा फोन हाथ में लगा है। इसकी कौन क्या कीमत देगा यार? भाई मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, ये मैं अपने पास रख लूँ? ले ले। बस मैंने ये मोबाइल ले लिया था साहब। मोबाइल लिया था? हाँ साहब। ये राजन कहाँ मिलेगा? बोल। क्या हुआ? कोई टेंशन है क्या? माथे पर इतना पसीना क्यों आया हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा वो काम की वजह से। अच्छा, वो किरण का फोन आया था। नोएडा में कोई उसका दोस्त है, आज उसका बर्थडे है। वो आज अपने नोएडा वाले मकान में ही रुकेगी। नहीं, उसे वहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्यों रुकेगी उधर? क्या हुआ? बताओ ना, इतनी परेशान क्यों हो? मुझे भी तो बताओ क्या हुआ। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? उठा लेगी, दोबारा लगाओ। पता नहीं क्या बात है, मुझे क्यों नहीं बता रही? तुम रुको।
क्या हुआ सर? राजन तेरा नाम है? हाँ। जो मोबाइल दिलीप को दिया था वो कहां से चुराया था तूने? बोल। साहब, वो तो मुझे सब्जी वाले के पास से मिला था। वो बंगले का नौकर है ना मोहन, उसकी जेब से गिरा था। मंजीत सिंह का नौकर मोहन, चलकर उससे पूछना पड़ेगा सर। मोहन, मोहन, पता नहीं कहाँ चला गया ये। पापा के इतने सारे मिस कॉल्स। हेलो बेटी, दरवाजा मत खोलना, अपने रूम में जाओ, दरवाजा बंद कर दो और मोहन से बच के रहना। वो अच्छा इंसान नहीं है बेटा। अपने रूम में जाओ जल्दी, मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूं। तुम अंदर जाओ, रूम में जाओ, दरवाजा बंद कर दो। साहब, साहब मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर। Hands up!
बोल, क्यों करता था ये सब? उन मासूम बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बोल! बोल! तुझे तो मालूम था ना, तेरा नौकर ये सब कर रहा है, हाँ? उन मासूम बच्चों का खून कर रहा था, और तुम दोनों ने मिलकर उस पायल का खून किया था ना? साहब, जब से मेरी बीवी और बेटी गुड़गांव गए, तब से मैंने लड़कियां बुलाना अपने घर पे शुरू कर दिया था। इसी बीच पायल नाम की लड़की मुझे ब्लैकमेल करने लगी, कहने लगी वो सब कुछ मेरी बीवी को बता देगी। इसलिए मैंने एक दिन उसे मोहन, मोहन! जी साहब। इसकी लाश को ठिकाने लगा दे। और फिर मैं और मोहन उसकी लाश को लेकर स्टोर रूम में गए। मैं अपने कमरे में लौट गया साहब। मुझे लगा मोहन उसके लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर ठिकाने लगा देगा। जब मैं अपने रूम से बाहर निकला, स्टोर रूम की तरफ जा रहा था, तो मैंने बाहर से देखा मोहन उसकी लाश के साथ मैं बहुत डर गया साहब। मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि पायल का खून किया था मैंने, और ये बात मोहन जानता था। पर साहब, मुझे ये नहीं पता था कि मोहन बच्चों को मार कर काट के खाता है। ये मैं नहीं जानता था साहब। मैं बहक गया था, मुझे माफ कीजिए साहब। तुम दोनों की मिली भगत है। इंसानी अंगों को काटकर उन्हें खाने का मामला जब पुलिस के सामने आया, तो यह मामला देखकर पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि आखिर मोहन नरबख्शी बना तो बना क्यों। मोहन की सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने उसका नार्को टेस्ट करवाया। नार्को टेस्ट के नतीजे जब सामने आए तो सबका दिल दहल गया। सर, मोहन के नार्को टेस्ट का रिपोर्ट आ गया सर। सर, मोहन ने बताया कि मंजीत के घर जो लड़कियां आती थी, उन लड़कियों को देखकर इसके अंदर रेप की भूख जगती थी, और जब उन लड़कियों से इसकी हवस की भूख नहीं मिट पाती थी तो ये निकल पड़ता था छोटे छोटे बच्चों के शिकार पे। उसके बाद उन बच्चों से अपने हवस की भूख मिटाता था। इतना ही नहीं सर, उन बच्चों के शरीर के कुछ हिस्सों को निकालकर वो खा लेता था सर। आज की इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक इंसान हवस की भूख के चलते इंसान से दरिंदा बन जाता है। नौकर मोहन अपने घर में आने जाने वाली हर लड़की को हवस भरी निगाहों से देखता था। उसकी हवस की भूख इतनी बढ़ गई कि उसने मासूम बच्चों का शिकार करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मोहन को रोका जा सकता था अगर उसके मालिक मंजीत ने पुलिस को मोहन के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया होता। लेकिन मंजीत भी कैसे बताता, क्योंकि वो खुद एक अपराधी था। पुलिस ने मोहन का नार्को टेस्ट करवाया और पता चला कि उसे नेक्रोफीलिया नामक एक मानसिक बीमारी थी। यह बीमारी 10 लाख लोगों में केवल एक को होती है, और इस बीमारी के चलते इंसान मृत शरीरों से भी शारीरिक संबंध बनाने से नहीं चूकता। मोहन ने भी कुछ ऐसा ही किया।
कोर्ट ने मोहन और उसके मालिक मंजीत को मृत्युदंड की सजा सुनाई। और सवाल यह उठता है दोस्तों कि इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को हम पहचाने तो पहचाने कैसे। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या हमारे बच्चे समाज में सेफ हैं? मोहन ने तो अपनी शरीर की भूख मिटा ली, लेकिन उन मां बाप का क्या जिन्होंने अपनी मासूम औलादों को खो दिया। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। वादा करता हूं कि अगले हफ्ते फिर उपस्थित होऊंगा किसी दिल दिलाने वाली कड़ी के साथ। तब तक के लिए इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। जय हिंद।